तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे एक्सरसाइज यानी अभ्यास 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के नियम में हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों गॉस का नियम, अथवा इसी को कह सकते हैं आप क्या, गॉस का प्रमेय। बच्चों, यह अभ्यास में हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका है, जिस वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आज हम पहुंचे हैं बच्चों गॉस के प्रमेय पर। वैद्युत फ्लक्स में हमने कल के वीडियो में क्या देखा बच्चों? हमने देखा जो किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से परपेंडिकुलर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं लाइंस के नंबर्स होंगे। उन्हीं लाइंस के क्या होंगे बच्चों? नंबर्स होंगे। उसके लिए हमने मैथमेटिकल एक सूत्र पढ़ा, फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और जब हमने डॉट प्रोडक्ट हटाया बच्चों तो देखा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या था बच्चों? ई और ए के बीच का कोण, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण। वेक्टर ई वेक्टर ए मतलब क्या बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण क्या था बच्चों? थीटा। हमने कल के क्लास में यह पॉइंट क्लियर किया कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है बच्चों वह एक सदिश राशि होता है और उसकी एक दिशा होती है, 2D फिगर के लिए भी और 3D फिगर के लिए। अगर बच्चों यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। यानी हमने जब देख लिया फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वहां से जब डॉट प्रोडक्ट हटाया तो फाई बराबर क्या देखा बच्चों? ए कॉस थीटा। थीटा को देखा क्या? वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण था। इसमें हमने कुछ 2-3 एग्जांपल देखे जिससे आपको यह कंफर्म हो जाए कि थीटा कैसे हम लेंगे वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच के कोण को, ताकि इसमें कोई डाउट न हो। उसके बाद जब 3D फिगर के लिए देखा बच्चों, किसी 3 विमीय आकृति यानी गॉसियन पृष्ठ यानी क्लोज सरफेस के लिए जब हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमने क्या देखा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्या देखा बच्चों? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यानी हमने देखा 3 विमीय आकृतियों के लिए क्लोज सरफेस के लिए, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं, वह वैद्युत फ्लक्स कितना था बच्चों? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप सारे पार्ट्स को क्लियर कर चुके होंगे और हम पहुंच चुके हैं किसमें बच्चों? गॉस के नियम अथवा फिर गॉस का प्रमेय, दोनों नाम से कुछ भी आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में यह कॉन्सेप्ट बहुत ही पूछा जाता है और इस कॉन्सेप्ट से बच्चों एक आध सवाल जरूर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो वह होता क्या बच्चों? तो बहुत ध्यान से समझेंगे गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम होता क्या है। तो बच्चों हम आपको बता दें यह जो गॉस का नियम अथवा गॉस का जो प्रमेय है बच्चों, यह 3D फिगर के लिए यानी गॉसियन पृष्ठों के लिए। गॉस ने अपना नियम किस फिगर के लिए था बच्चों? 3 विमीय आकृतियों के लिए दिया, 3D फिगर के लिए दिया। 3D फिगर बच्चों हमने कल आपको बताया, जैसे हो गया गोला, जैसे हो गया बेलन, जैसे हो गया शंकु, जैसे हो गया घन, जैसे हो गया घनाभ, तो ये सभी आकृतियां आपके 3D फिगर में आती हैं। और 2D फिगर में देखे तो बच्चों वृत्त आता है, आयत आता है, वर्ग आता है, यह सभी आते हैं। यानी 3D फिगर के लिए गॉस ने एक अपना नियम दिया और वह नियम क्या था, उसी नियम के बारे में हम जानेंगे बच्चों। और आपको बता दें अगर तो यह 3D फिगर के लिए जो हमारा वैद्युत फ्लक्स का समाकलन रूप जो था फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए, यहां से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब यह गॉस का प्रमेय हमने पढ़ लिया यानी गॉस का नियम पढ़ लिया तो वह सभी कैलकुलेशन एकदम शॉर्ट में होने लगा। एक शब्द में कह दें तो बच्चों, तो 3D फिगर के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। क्या? गॉस का नियम। कैसे है? बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। आइए समझते हैं गॉस का नियम होता क्या है। तो गॉस का नियम बच्चों, गॉस ने अपने नियम में क्या बताया? अगर हमारे पास कोई बंद आकृति है, क्या बच्चों? कोई बंद आकृति यानी कोई क्लोज सरफेस है, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया और बेलन हो गया और शंकु हो गया, इस तरह की आकृतियां अगर हमारे पास हैं तो उन आकृतियों से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इसको हम तो समाकलन में से जानते थे। जो कि मान लीजिए बायो का लड़का है, समाकलन नहीं जानेगा, तो यह गॉस का नियम उसके लिए बहुत आसान हो गया। तो गॉस ने कहा इस पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, यानी 3D फिगर से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह फाई ई, वह कितना होगा? इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश, इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है बच्चों। कितना होता है बच्चों? 1/ε0। ε0 क्या है बच्चों? निर्वात की वैद्युतशीलता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्या बच्चों? गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम। वैद्युत फ्लक्स को हमने बहुत बारीकी से पढ़ लिए थे, आज बारी है किसका बच्चों? गॉस का प्रमेय का।
तो यहां देख सकते हैं आप लोग, कह रहा क्या, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स φe, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स φe, वह जो φe होगा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी φe जो होता है बच्चों, या उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या फिर इसी को कह सकते हैं φe बराबर Q/ε0। कैसे बच्चों, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक घन ले लें, क्या ले लें बच्चों, घन ले लें, और इस घन के अंदर हम मान ले रहे हैं कोई +Q आवेश रखते हैं। तो अगर यह नियम हमें नहीं पता रहता तो बच्चों हमें क्या करना पड़ता, हमें इस पूरे पृष्ठ का इंटीग्रेशन करके हमें निकालना पड़ता वैद्युत फ्लक्स। अगर मान लीजिए मैथ का बच्चा तो इंटीग्रेट कर लेगा, लेकिन बायो के बच्चों के लिए यहाँ दिक्कत हो जाती थी। जब यह गॉस का नियम क्या कहा, आपको समाकलन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इस पृष्ठ के अंदर देखिए कितना आवेश है, Q आवेश है, इस आवेश का 1/ε0 कर दीजिए, यही इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, वही इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? यानी किसी 3D फिगर के लिए उस पृष्ठ से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा φ उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी φe बराबर Q × 1/ε0, या फिर कह सकते हैं φe बराबर Q/ε0। कल हमने φe का मात्रक क्या देखा था बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कैसे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, जब हमने यह सूत्र देखा था तो φe बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, तो हम जानते हैं क्या बच्चों, E का जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलम होता है, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस वजह से कह सकते हैं बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आई होप यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी गॉस ने, यही इनका गॉस का प्रमेय है बच्चों, बहुत छोटा सा प्रमेय है, पेपर में बहुत पूछता है। गॉस का प्रमेय क्या है बच्चों, किसी बंद आकृति से या किसी 3D फिगर से या किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है बच्चों। कितना होता है, 1/ε0। ε0 क्या है बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है, मात्रा क्या होता है, हम लोग पहले ही एक्सरसाइज में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। नहीं क्लियर है तो एक्सरसाइज फर्स्ट जरूर देखिएगा बच्चों। इस पॉइंट को आइए हम प्रूफ देखते हैं, क्या इनका यह जो नियम है यह वास्तव में सच में है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे इनके प्रूफ को कि यह प्रूफ वास्तव में है क्या। आपके बुक में यह प्रूफ जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कर दिया बच्चों, हम इसको एकदम इजी तरीके से बचाएंगे, एकदम इजी तरीके से, आप सोचे भी नहीं होंगे इतना जल्दी यह प्रूफ हो जाएगा। आइए बच्चों इसका प्रूफ हम देखते हैं, यानी गॉस के नियम का क्या प्रूफ है, यानी क्या यह जो नियम दिए हैं यह सत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, आइए एक हम 3D, हमने देखा क्या गॉस का पृष्ठ किन आकृतियों के लिए होगा बच्चों, गॉस का नियम जो होगा वह 3D फिगर के लिए होगा। इसके लिए होगा बच्चों 3D फिगर। 3D फिगर मतलब बच्चों जैसे गोला हो गया, शंकु हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। आई होप सारे पॉइंट समझे होंगे। यह सभी आकृतियां कैसी होती है बच्चों, 3D फिगर होती हैं। आइए 3D फिगर के लिए इनके नियम को हम प्रूव करते हैं। मान ले रहे हैं हम एक गोला ले रहे हैं बच्चों, गोला नॉट ए सर्कल, या क्या बच्चों गोला है, क्योंकि सर्कल एक आपका 2D फिगर है। मान लिए बच्चों ये हमारा एक गोला है, और इस गोले के भीतर बच्चों कितना आवेश है, Q आवेश है, या फिर प्लस Q कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस गोले के भीतर कितना आवेश है बच्चों, Q आवेश है। इस तरह से कोई गोला है, गोले के अंदर आवेश है। आइए देखते हैं क्या यह नियम प्रूफ होता है। अब बच्चों देख रहे हैं इस गोले से हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, यानी वैद्युत रेखाएं निकलेंगी, जिसको आप वैद्युत बल रेखा भी बोल सकते हैं। कैसे निकलेंगी बच्चों, इस तरह से निकलेंगी, 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 इस तरह से निकलेंगी। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ होती है। कहां होती है बच्चों, बाहर की तरफ होती है। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे आप लोग। कहां होती है बच्चों, बाहर की तरफ। इस फिगर को और अच्छे से बना रहे हैं। यानी हमने देख लिया, अगर हम कोई गोला ले लें बच्चों, क्या ले लें बच्चों, कोई गोला ले लें और इसके अंदर कोई आवेश रख दें प्लस Q आवेश, तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं कहां होंगी बच्चों, बाहर। अब यह पृष्ठ से मान लीजिए कोई एक आवेश, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से गुजर रहा है।
और यह बहुत छोटे अवयव से गुजर रहा है, इस पृष्ठ के बहुत छोटे से भाग से, बहुत छोटे से भाग से, जिसका एरिया कितना है बच्चों, मान ले रहे हैं डी है। कितना है एरिया बच्चों, डी ए। और हम आपको बता दिए हैं बच्चों क्या कि जो 3D फिगर के लिए जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वह सदैव कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। और जो इससे जो लाइन निकल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन, वह भी कितना है बच्चों, ई है, वह कुछ इस तरह से क्या हो रहा है, निकल रहा है इस पॉइंट से, यानी इस छोटे से भाग से। ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब यहाँ देख सकते हैं आप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ थीटा बराबर कितना कह सकते हैं बच्चों, 0। आई होप आप पॉइंट समझे होंगे। थीटा कितना होगा बच्चों, 0। तो क्या इस पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा। इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रहा है तो पृष्ठ भी गुजरेगा, तो फ्लक्स भी होगा। कितना होगा बच्चों, तो यह होगा डी फाई। कहेंगे सर जी क्यों, विद्युत फ्लक्स तो फाई होता है। नहीं बच्चों, यह क्षेत्रफल हम छोटा सा लिए हैं, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा होगा। छोटा सा मतलब विद्युत फ्लक्स कम होगा। आई होप यह पॉइंट समझ में आ रहा होगा बच्चों। बहुत ध्यान से समझेंगे पूरे पॉइंट्स को बारीकी से। इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा बाहर की तरफ, इस पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा बराबर 0 अंश। इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों, डी फाई ई, क्योंकि अवयव छोटा है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है पॉइंट। तो बच्चों यह डी फाई होगा कितना, तो अगर हम कहें इस समाकलन में से, यानी डी फाई ई वह होगा कितना, तो वह होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ए। होगा बच्चों, बिल्कुल होगा, 100% होगा सर जी, क्यों नहीं होगा, होगा। इस पृष्ठ से, इस पॉइंट से कितना विद्युत फ्लक्स निकला, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी। बच्चों अगर डी फाई हम निकालें, क्या निकालें बच्चों, डी फाई, तो यह कितना होगा बच्चों, ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ एक पॉइंट आप जरूर क्लियर कीजिएगा, हम जब छोटे पॉइंट्स के निकाल रहे हैं तो यहाँ हम अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वह हम केवल इतना ही रह देंगे कि ना बच्चों, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट। क्लियर है, क्यों बच्चों, क्योंकि फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। क्लियर है। यहां से जब बच्चों डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्या होगा बच्चों, ई डी ए कॉस थीटा। यहां से बच्चों डी फाई कितना होगा, थीटा बराबर सर जी है 0 अंश, तो कॉस कितना, 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों, कॉस 0 अंश का मान सर जी 100 होता है। 100 होता है बच्चों, नहीं 1 होता है। कितना होता है, यानी cos 0 अंश का मान कितना होगा बच्चों, 1। तो यहाँ से डी फाई कितना होगा बच्चों, तो डी फाई ई होगा ई डी ए। कितना होगा बच्चों, ई डी ए। सारे पॉइंट्स क्लियर है। यह किस पॉइंट से विद्युत फ्लक्स गुजरा, इस छोटे से भाग के लिए। सर जी हमें पूरे पृष्ठ के लिए देखना है, पूरे पृष्ठ के लिए देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब पूरे पृष्ठ के लिए देखेंगे बच्चों, तो अगर कहीं यहाँ छोटा सा अवयव काटें तो यहाँ से भी इतना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ छोटा सा अवयव काटें यहाँ से भी इतना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ छोटा अवयव काटें यहाँ से भी इतना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इसका मतलब बच्चों इन सभी को धीरे धीरे जोड़ लें तो पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो पूरे को जोड़ने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, समाकलन कर देंगे। समाकलन क्या करेगा, पूरे पृष्ठ को जोड़ लेगा। यानी अगर हमें पूरे पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालना है, इस पृष्ठ से डी फाई गुजर रहा था, तो पूरे पृष्ठ से कितना गुजरेगा बच्चों, फाई ई। फाई निकालने के लिए हमें इस डी फाई ई का क्या कर देना होगा, समाकलन कर देना होगा। समझ रहे हैं बच्चों। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ा सा बच्चों यहाँ देखेंगे, इस पॉइंट को हम मिटा रहे हैं, नहीं लिखे हैं तो जरूर नोट्स कर लीजिएगा। हमें यही पॉइंट प्रूफ करना है, हम प्रूफ करेंगे, 100% प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों अब कुछ पॉइंट और नोटिस करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूफ करना है। डी फाई बराबर डी फाई ई डी ए। अब पूरे पृष्ठ के लिए कितना होगा बच्चों, इसी का हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। यानी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी फाई ई। सर जी डी फाई ई का मान हमको पता है, यहाँ क्लोज सरफेस है बच्चों, कैसा सरफेस है, बंद आकृति है। डी फाई का मान पता है सर जी ई डी ए। हाँ बच्चों ठीक है। सर जी समाकलन किसका होगा, कैसे होगा, तो बच्चों जान लीजिए एक शॉर्ट तरीका। डॉक्टर साहब जिनके साथ लगे रहेंगे उन्हीं का समाकलन होता है।
तो डॉक्टर साहब ए के साथ लगे हैं तो समाकलन इन्हीं का होगा, ई के साथ नहीं है तो ई का समाकलन नहीं होगा, तो ई हो जाएंगे बाहर, हो जाएगा बच्चों कितना डी। जब बच्चों आप इन छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, इन छोटे छोटे क्षेत्रफल को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे, तो हमें पूरा मिल जाएगा बड़ा क्षेत्रफल, यानी हमें मिल जाएगा बच्चों ई ए। कितना मिल जाएगा बच्चों, ई ए। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा, क्लियर है। देखेंगे आगे यहाँ बच्चों जो समाकलन होगा यह इस पृष्ठ का होगा, ना कि इसके वॉल्यूम का। समाकलन करते समय हमें इसके अंदर नहीं जाना है, इसके पृष्ठ पर ही रहना है। कहाँ रहना बच्चों, इसके पृष्ठ पर ही रहना है, इसके अंदर हमें नहीं जाना है। यानी एरिया का केवल समाकलन करेंगे, तो एरिया का समाकलन कितना हो गया बच्चों, डीए। इसके अंदर इंटर नहीं करना है। तो बच्चों अगर ई और ये हमें मिल जाए तो भाई निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो बच्चों यह पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो है विद्युत की तीव्रता होती है बच्चों, वह कितना होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r²। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी हम r मान ले, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान ले, तो इसके कारण यहाँ पे विद्युत की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। सर जी यह गोला है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है सर जी, 4 पाई r² होता है। यहाँ क्या है r बच्चों, इस गोले की त्रिज्या। क्या इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी फाई ई बराबर बच्चों कितना होगा, ई का मान है बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r²। ए का मान कितना है बच्चों, 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई निभुक गए, r² से r² निभुक गए, क्या बचा बच्चों, 1/एप्सिलॉन इंटू q, या फिर q अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी फाई ई बराबर क्या आया, q अपान एप्सिलॉन नॉट। हैंस प्रूव्ड बच्चों, हैंस प्रूव्ड, यही गॉस का प्रमेय था। आई होप बहुत ही अच्छे से पूरे बारीकी से गॉस के नियम को आप लोग प्रूव किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। गॉस के नियम से संबंधित कुछ और पॉइंट देखते हैं बच्चों, कुछ नोट्स के पॉइंट समझते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार खुद डिराइव करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आई होप इसको आप लोग लिखेंगे जरूर। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और देखते हैं बच्चों। अगर हम कह दें बच्चों, क्या कह दें सर जी, क्या कह दें, क्या कह दें, आइए बता रहे हैं क्या कह दें। अगर मान लीजिए इस पृष्ठ के बाहर आवेश स्थित हो, कहाँ स्थित हो बच्चों, इस पृष्ठ के बाहर आवेश स्थित हो, यानी जो यह गोला हमने लिया, जो गोला लिया, गोला गोला गोल बन जाओ, गोला गोल नहीं बना बच्चों, अभी बना रहे हैं गोला को गोल। जब अगर हम इसको, इस गोले को गोल बना दें, हाँ गोले बना दिए, यानी यह गोला है और आवेश इसके बाहर स्थित हो, इसके बाहर स्थित हो। अच्छा तो सर जी इससे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, आप लोग बताइए गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। गॉस का नियम क्या है, किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर जब आवेश है तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, q अपान एप्सिलॉन नॉट। आवेश तो बाहर स्थित है तो इससे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा नहीं। क्यों नहीं गुजरेगा सर जी, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी तो इसमें से भी तो इंटर करेंगी, हाँ इंटर करेंगी। आइए देखते हैं क्यों नहीं गुजरेगा। इस पृष्ठ से इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स शून्य होगा वास्तव में, लेकिन कैसे होगा इस पॉइंट को समझिएगा बच्चों। नोट के पॉइंट फर्स्ट नंबर में देखेंगे, नोट नंबर फर्स्ट, यदि बिंदु आवेश 3D फिगर के या फिर गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है, कहां स्थित है बच्चों, बाहर स्थित है, तो उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्या होगा बच्चों, शून्य, भेली होगा, खा लीजिएगा, कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा ध्यान देंगे। कल बच्चों हमने जब विद्युत फ्लक्स पढ़ा कल जब हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा तो देखा क्या, नोट में एक पॉइंट, किसी 3D फिगर में इंटर कर रही होंगी जब विद्युत बल रेखा, तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक। और जब बाहर निकल रही होती है तो क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। मान लीजिए यहाँ से कुछ लाइन निकला, सभी दिशाओं में निकलेगा। इस पृष्ठ में यहाँ मान ले रहा है 2 लाइन निकला, कितना लाइन निकला बच्चों, 2 लाइन।
तो जब इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स 2 होगा किसमें बच्चों, -2, क्योंकि इंटर कर रहा है। और यहाँ पे जब देखेंगे तो फाई ई कितना होगा बच्चों, +2, क्योंकि बाहर निकल रहा है। तो परिणामी वैद्युत फ्लक्स जब देखेंगे बच्चों फाई ई नेट यानी दोनों का परिणामी, तो यह अदिश राशि इसलिए जोड़ देंगे, -2 + 2 कितना हो जाएगा, क्लियर है। यानी अगर किसी गॉसियन पृष्ठ के बाहर आवेश स्थित है तो उस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यह पॉइंट क्लियर है। नोट का सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों, अगर क्लियर हो तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। नोट का सेकंड पॉइंट देखते हैं लाइक के लिए बोल दिए क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। नोट का सेकंड पॉइंट देखेंगे बच्चों, अगर यही मान ले नोट का सेकंड पॉइंट में क्या मान ले बच्चों, अगर यही आवेश जो है इस गोले के भीतर, सर जी गोला कैसा बना दिए हैं, गोले के भीतर एक न होके कोई -q हो जाए, कोई +q हो जाए, कोई -2q हो जाए, कोई +4q हो जाए, तब इस पृष्ठ से निर्गत कितना वैद्युत फ्लक्स होगा सर जी, कितना होगा, आइए देखते हैं। तो बच्चों वही होगा कितना, फाई ई बराबर Q/ε0। लेकिन यहाँ हमने बड़का Q क्यों लिख दिया, क्योंकि जो बड़का Q का मतलब है बच्चों पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का परिमाण है, परिणामी है। क्या बच्चों, परिणामी है। परिमाण परिणामी क्या है, परिणामी है सर जी, परिणामी है। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, सर जी रिजल्टेंट मतलब इन सभी को ऐड करिए क्योंकि आवेश अदिश राशि होता है। तो सर जी 4 4 1 5, हाँ 5 कूलम +5 कूलम। सर जी यहाँ -2 -q, हाँ यहाँ +5q होगा बच्चों, यहाँ कितना होगा -3q, कितना q बचा, 2q बचा। यानी यहाँ q का मतलब होगा बच्चों फाई बराबर 2q/ε0। क्या यह पॉइंट क्लियर है बच्चों। किसी गॉसियन पृष्ठ के भीतर अगर एक से अधिक आवेश हो तो फाई बराबर q/ε0 होगा, लेकिन q के क्या होंगे बच्चों, सभी आवेशों का परिणामी होगा। कैसे, सभी को योग कर लेंगे क्योंकि अदिश राशि है आवेश, डायरेक्शन और एक्शन का इसको कहीं छितराइल है, ऐसे बिटोर लो, हो गया परिणाम। क्लियर है। नोट के थर्ड पॉइंट में आते हैं बच्चों। नोट का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देंगे बच्चों, नोट का थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, आइए देखते हैं। हमने क्या देखा बच्चों, फाई ई बराबर Q/ε0। कहां से पाया सर जी, हमने पाया फाई ई बराबर EA से। बिल्कुल पाया नहीं सर जी, EA cos थीटा होता है, लेकिन जब गोले के लिए बात की है बच्चों तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स पे एरिया बाहर था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर था, इस वजह से थीटा 0 हो गया है और cos 0 अंश का मान 1 हो गया है, इस वजह से फाई ई बराबर EA हो गया है। क्लियर है बच्चों। यहाँ हम अगर कह दें फाई ई बराबर, तो इस बिंदु आए अगर इसका सेंटर से दूरी कितना बच्चों, r, तो 1/4 पाई ε0 Q अगर चार्ज Q है r² 4 पाई r², यही होगा, बिल्कुल यही होगा सर जी। क्लियर है यहाँ तक, यही वैद्युत फ्लक्स होगा। अच्छा यही सर जी, यहाँ पे फाई ई बराबर 1/4 पाई ε0 Q r², 4 पाई r²। तो बताना क्या चाह रहे हैं, बताना यह चाह रहे हैं बच्चों, अगर हम इसके आकृति को बदलें, इसके आकृतियों को क्या करें बच्चों, बदलें, यानी इसके शेप को बदलें, इसके शेप को क्या करें बच्चों, बदलें। यहाँ r के जगह पे r न लेके मान लीजिए इसका आकृति हम बहुत बड़ा लेनी है। क्या लेनी है बच्चों, बहुत बड़ा, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 2r है। कितनी है, 2r। पहले तो r था, अब कितना है बच्चों, 2r। तो इस कंडीशन में क्या वैद्युत फ्लक्स पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बच्चों, आइए देखते हैं। फाई ई आप जब चेंजिंग करेंगे 4 पाई ε0 Q/r², तो दूरी कितना है, 2r, तो 4r² होगा बच्चों, बिल्कुल होगा सर जी। यहाँ कितना होगा, 4 पाई, यहाँ भी 2r का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4r², 4 से 4 कैंसिल। फाई ई बराबर बच्चों 1/4 पाई ε0 Q/r² इंटू 4 पाई r²। क्या चेंजिंग आया इसमें, बिल्कुल नहीं चेंजिंग आया।
मतलब क्या बच्चों, वैद्युत फ्लक्स उस गॉसियन पृष्ठ के सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वह कितना बड़ा है, वह डिपेंड करेगा उसके भीतर आवेश कितना है, उस पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। अगर हम कह दें 2 मीटर त्रिज्या का एक गोला है और उस गोले के भीतर, उस गोले से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा यदि उस गोले के अंदर Q आवेश रखा हो, तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कह दें यदि गोला 2 मीटर यानी 4 मीटर की त्रिज्या का है, यानी 2 गुना त्रिज्या, आवेश उतना ही है, तो भी वैद्युत फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी पृष्ठ के सरफेस पे, पृष्ठ के आकृति पे वैद्युत फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा, वह चार्ज के स्थिति पे डिपेंड करेगा। चार्ज कितना स्थित है, 2 गुलाम है, 4 गुलाम है, 5 गुलाम है, उस पे डिपेंड करेगा। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे बच्चों। अगर क्लियर है तो चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और वैद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यानी जो क्या पढ़े बच्चों, गॉस का नियम, गॉस के नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इस पे प्रश्न पूछेगा। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों आ चुके हैं आप अपने नए स्लाइड पे और इस स्लाइड में देखने वाले हैं वैद्युत गॉस के नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल। गॉस का नियम बच्चों हमने पढ़ लिया, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और वैद्युत फ्लक्स का और एक सूत्र पढ़ा बच्चों, फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, और एक सूत्र और पढ़ा बच्चों, फाई बराबर वेक्टर फाई E बराबर EA cos थीटा। एक सूत्र और पढ़ा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट D। सारे फार्मूला यहाँ देख लीजिएगा बच्चों, फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, फाई बराबर EA cos थीटा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट DA, जिनका यूज हम करेंगे नहीं। क्यों बच्चों, क्योंकि गॉस चाचा ने हमें एक ट्रिक दे दिया, क्या, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समाकलन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बच्चों यूज है, अभी जब हम कुछ डिराइवेशन करेंगे तब इस फार्मूले का यूज करेंगे, सवाल लगाने में इसका कोई यूज नहीं है। आई होप आप पॉइंट समझे होंगे। तो जो बच्चे बायो के हैं उनके लिए बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि वह समाकलन के लिए प्रॉब्लम में आते थे, तो फाई बराबर डायरेक्ट यूज करेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, आंसर आ गया। कैसे आइए समझते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या रहा, क्या यदि 17.7 पीको कूलम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे एक घन है, क्या बच्चों, एक घन है, और इस घन के भीतर बच्चों कितना आवेश, Q आवेश जो रखा गया है, इसका मान है कितना, 17.7 पीको कूलम। क्या बच्चों, पीको कूलम। सर जी पीको कूलम क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा, 1 पीको कूलम होता है बच्चों 10⁻12। कितना होता है बच्चों, 10⁻12। आवेश का बहुत छोटा मात्रक है। 1 पीको कूलम बराबर होता है कितना बच्चों, 10⁻12। क्लियर है। आइए देखते हैं, यहाँ पे जो आवेश दिया है उस घन के केंद्र पर रखा हुआ, उसका मान दिया है 17.7 पीको कूलम, जिसको हम लिखेंगे 17.7 गुणे 10⁻12। भुजा कितनी है बच्चों, 10 सेमी। हमको जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें समाकलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाई बराबर डायरेक्ट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर जी Q पता है तो फाई निकाल ले, बिल्कुल निकाल लो। इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा बच्चों, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे निकाले बच्चों, तो यहाँ पे हमें Q तो पता है, सर जी एप्सिलॉन नॉट हमने पहले अभ्यास में ही पढ़ लिया है। मान कितना होता है बच्चों, 8.85 गुणे 10⁻12। सर जी 12 होता, हाँ बिल्कुल, 10 में माइनस कितना होता है बच्चों, 12। मात्रक कितना होगा बच्चों, इसका मात्रक जो होगा बच्चों, मात्रक बहुत ध्यान से समझेंगे। कैसे निकाले थे बच्चों, अगर याद हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया बच्चों Q अपॉन, E बटे भेज दीजिए, ER², यानी कूलम। ध्यान से समझे बच्चों, Q का मात्रक कूलम, जिनको नहीं पता है कूलम, E का मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति कूलम इनटू कितना बच्चों, r²। कूलम ऊपर चला जाएगा तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों, जरूरत नहीं है उसका डिराइव करना, अगर भूल जाना तो डिराइव कर लेना। मात्रक क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का बच्चों, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर हुआ, शायद क्लियर हुआ। अरे यहाँ नहीं समझ में आया, आओ समझ लो फिर से बच्चों। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट यहाँ गुणे बट्टे में गुणे में आएगा तो कहाँ से आ जाएगा, बट्टे में, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई कितना होगा बच्चों, Q अपॉन
E/r²। यह कांस्टेंट राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। Q का मात्रक बच्चों कूलम, E का मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति कूलम, R का मात्रक बच्चों मीटर, तो स्क्वायर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बट्टे बट्टे ऊपर आ जाएंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर जी क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। E का मात्रक कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब निकाल लीजिए फाई, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। फाई E बराबर कितना होगा बच्चों, तो Q का मान कितना है 17.7 गुणे 10 पे -12 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान सर जी 8.85 गुणे 10 पे -12। कोई दिक्कत नहीं है, -12 17.7 बटे 8.85। सर जी कैसी काटें कैसी काटें कैसी काटें, दो अंक पे दशमलव है, 100 से ऊपर गुणा कर दें, 100 से नीचे गुणा कर दें, बिल्कुल गुणा कर दें, कर दीजिए, कर दिए। कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, यहाँ एक 0 से दशमलव का 10 से गुणा करोगे हो जाएगा 17 बटे 885। अब तो हो जाएगा भाग, बिल्कुल हो जाएगा सर जी, शायद 2 बार जाएगा, देख लीजिए। अगर 2 से भाग दें तो 5 10 0 2 8 16 1 17 7 8 1 17 2 है, यानी कितना आंसर आएगा बच्चों 2 है। यानी यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। मात्रक बहुत ही अच्छे से हम बताए थे, कितना बच्चों कितना बताए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बच्चों फिगर समझ में आया होगा। इसमें आवेश कितना रखा, क्यों, इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे बच्चों, कितने होंगे 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, यानी फाई E बराबर 2 न्यूटन, क्या होगा बच्चों न्यूटन। यहाँ सूत्र आप एक बार फिर देखेंगे, E का मतलब बच्चों न्यूटन प्रति कूलम, A का मतलब बच्चों मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो जरूर इसको अपने से स्वयं हल करेंगे। सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे, सेकंड प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे, एकदम आसान प्रश्न है। सेकंड प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है, सेकंड प्रश्न में कह रहा सर जी वेक्टर E का मान दिया है, बहुत ही अच्छा सर जी दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और क्या दिया है वेक्टर A दिया है, बल्ले बल्ले वेक्टर A दे दिया है 8j कैप। क्या पूछा है सर जी, वैद्युत फ्लक्स पूछा है, यानी फाई E पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, फाई E पूछा है। क्या पूछा है, फाई E पूछा है। सर जी कौन सा सूत्र लगाएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं बच्चों इससे नहीं लगेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि गॉस ने अपना जो नियम दिया हुआ 3D फिगर के लिए दिया है, यहाँ किसी फिगर का कोई जिक्र नहीं किया है, एक पृष्ठ का जिक्र किया है, और पृष्ठ यानी कोई आयत का पृष्ठ हो गया, वर्ग का पृष्ठ हो गया, वह 2D फिगर होता है। तो कौन सा सूत्र लगाएं सर जी, 2 सूत्र है, देख लो। फाई E बराबर वेक्टर E डॉट ए, फाई E बराबर ये cos थीटा, थीटा छोड़ो जाने दो, फाई E बराबर वेक्टर E डॉट ए, यानी फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ए। हाँ अब गठा, फाई E का मान कितना दिया है बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट बच्चों वेक्टर A कितना दिया है 8j कैप। सर जी हमें तो नहीं आता है डॉट प्रोडक्ट करना, हम सिखा रहे हैं ना, देखो ध्यान से। कभी भी डॉट प्रोडक्ट करना हो तो I का I में होता है, J का J में होता है, K का K में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। तो यहाँ I है बच्चों, नहीं है सर जी छोड़ दीजिए। J है, बिल्कुल है सर जी, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। K है, नहीं है बच्चों छोड़ दीजिए, यानी 8 त्रिक 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, और हमने गॉस के नियम को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करते हुए, उसको प्रूफ करते हुए कुछ एग्जांपल लिए बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों क्या, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। 6 अनुप्रयोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है बच्चों, क्योंकि आपके पेपर में एक अनुप्रयोग अवश्य पूछा जाता है 4 या 5 नंबर में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। तो बच्चों आ चुके हैं आप अपने नए स्लाइड पे, और इस स्लाइड में देखने वाले हैं वैद्युत गॉस के नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल।
गॉस का नियम बच्चों हमने पढ़ लिया, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। और वैद्युत फ्लक्स का और एक सूत्र पढ़ा बच्चों, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और एक सूत्र और पढ़ा बच्चों, फाई बराबर वेक्टर फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। एक सूत्र और पढ़ा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी। सारे फार्मूला यहां देख लीजिएगा बच्चों, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई बराबर ई ए cos थीटा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी, जिनका यूज हम करेंगे नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि गॉस चाचा ने हमें एक ट्रिक दे दिया, क्या, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समाकलन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बच्चों यूज है, अभी जब हम कुछ डिराइवेशन करेंगे तब इस फार्मूले का यूज करेंगे, सवाल लगाने में इसका कोई यूज नहीं है। आई होप आप वर्ड समझे होंगे। तो जो बच्चे बायो के हैं उनके लिए बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि वह समाकलन के लिए प्रॉब्लम में आते थे। तो फाई बराबर डायरेक्ट यूज करेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, आंसर आ गया। कैसे आइए समझते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या रहा, क्या यदि 17.7 पिकोकूलम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे एक घन है, क्या बच्चों, एक घन है, और इस घन के भीतर बच्चों कितना आवेश, क्यू आवेश जो रखा गया है, इसका मान है कितना, 17.7 पिकोकूलम। क्या बच्चों, पिकोकूलम। सर जी पिकोकूलम क्या होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, एक पिकोकूलम होता है बच्चों 10⁻12। कितना होता है बच्चों? 10⁻12। आवेश का बहुत छोटा मात्रक है। एक पिकोकूलम बराबर होता है कितना बच्चों? 10⁻12। क्लियर है? आइए देखते हैं। यहाँ पे जो आवेश दिया है उस घन के केंद्र पर रखा हुआ, उसका मान दिया है 17.7 पिकोकूलम, जिसको हम लिखेंगे 17.7 गुणे 10⁻12। भुजा कितनी है बच्चों? 10 सेमी। हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें समाकलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाई बराबर डायरेक्ट क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सर जी क्यू पता है तो फाई निकाल ले, बिल्कुल निकाल लो। इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा बच्चों? फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कैसे निकाले बच्चों? तो यहाँ पे हमें क्यू तो पता है, सर जी एप्सिलॉन नॉट हमने पहले अभ्यास में ही पढ़ लिया है। मान कितना होता है बच्चों? 8.85 गुणे 10⁻12। सर जी 12 होता, हाँ बिल्कुल। 10 पे माइनस कितना होता है बच्चों? 12। मात्रक कितना होगा बच्चों? इसका मात्रक जो होगा बच्चों, मात्रक बहुत ध्यान से समझेंगे। कैसे निकाले थे बच्चों? अगर याद हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया बच्चों क्यू अपान, ई बटे में भेज दीजिए, ई आर स्क्वायर, यानी कूलम। ध्यान से समझे बच्चों, क्यू का मात्रक कूलम, जिनको नहीं पता है कूलम। ई का मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति कूलम इनटू कितना बच्चों? आर स्क्वायर। कूलम ऊपर चला जाएगा तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों, जरूरत नहीं है इसका डिराइव करना। अगर भूल जाना तो डिराइव कर लेना। मात्रक क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का बच्चों? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर हुआ, शायद क्लियर हुआ। अरे यहाँ नहीं समझ में आया, आओ समझ लो फिर से बच्चों। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो अगर हमें एप्सिलॉन नॉट यहाँ गुणे बट्टी में गुणे में आएगा तो कहाँ से आ जाएगा? बट्टी में, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई कितना होगा बच्चों? क्यू अपान ई आर स्क्वायर। यह कांस्टेंट राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यू का मात्रक बच्चों कूलम, ई का मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति कूलम, आर का मात्रक बच्चों मीटर, तो स्क्वायर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बट्टे बट्टे ऊपर आ जाएंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर जी क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। ई का मात्रक कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब निकाल लीजिए फाई। फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। फाई ई बराबर कितना होगा बच्चों? तो क्यू का मान कितना है? 17.7 गुणे 10⁻12 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान सर जी 8.85 गुणे 10⁻12। कोई दिक्कत नहीं है, -12 17.7 बटे 8.85। सर जी कैसी काटें? दो अंक पे दशमलव है, 100 से ऊपर गुणा कर दें, 100 से नीचे गुणा कर दें, बिल्कुल गुणा कर दें, कर दिए। कितना होगा? तो कितना होगा बच्चों? यहाँ एक 0 से दशमलव का 10 से गुणा करोगे हो जाएगा 70 बटे 885
अब तो हो जाएगा भाग, बिल्कुल हो जाएगा सर जी, शायद 2 बार जाएगा। देख लीजिए, अगर 2 से भाग दें तो 5 10 0, 2 8 16 1 17 7, 2 8 1 17 2 है, यानी कितना आंसर आएगा बच्चों? 2 है। यानी यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चों। मात्रक बहुत ही अच्छे से हम बताए थे। कितना बच्चों? कितना बताए थे? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बच्चों फिगर समझ में आया होगा? इसमें आवेश कितना रखा? क्यों? इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे बच्चों? कितने होंगे? 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, यानी फाई ई बराबर 2 न्यूटन। क्या होगा बच्चों? न्यूटन। यहाँ सूत्र आप एक बार फिर देखेंगे, ई का मतलब बच्चों न्यूटन प्रति कूलम, ए का मतलब बच्चों मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो जरूर इसको अपने से स्वयं हल करेंगे। सारे पॉइंट क्लियर है बच्चों? आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान देंगे, सेकंड प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे, एकदम आसान प्रश्न है। सेकंड प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है? सेकंड प्रश्न में कह रहा सर जी वेक्टर ई का मान दिया है, बहुत ही अच्छा सर जी, दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और क्या दिया है? वेक्टर ए दिया है, बल्ले बल्ले वेक्टर ए दे दिया है 8j कैप। क्या पूछा है सर जी? वैद्युत फ्लक्स पूछा है, यानी फाई ई पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? फाई ई पूछा है। क्या पूछा है? फाई ई पूछा है। सर जी कौन सा सूत्र लगाएं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट? नहीं बच्चों, इससे नहीं लगेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि गॉस ने अपना जो नियम दिया हुआ है 3D फिगर के लिए दिया है, यहाँ किसी फिगर का कोई जिक्र नहीं किया है, एक पृष्ठ का जिक्र किया है। और पृष्ठ यानी कोई आयत का पृष्ठ हो गया, वर्ग का पृष्ठ हो गया, वह 2D फिगर होता है। तो कौन सा सूत्र लगाएं सर जी? 2 सूत्र है, देख लो। फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए, फाई बराबर ये कॉस थीटा, थीटा छोड़ो जाने दो, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए, यानी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। हाँ अब गठा फाई ई का मान कितना दिया बच्चों? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट बच्चों वेक्टर ए कितना दिया है? 8j कैप। सर जी हमें तो नहीं आता है डॉट प्रोडक्ट करना, हम सिखा रहे हैं ना, देखो ध्यान से। कभी भी डॉट प्रोडक्ट करना हो तो i का i में होता है, j का j में होता है, k का k में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। तो यहाँ i है बच्चों? नहीं है सर जी, छोड़ दीजिए। j है? बिल्कुल है सर जी। 8 3 24, 8 3 24। k है? नहीं है बच्चों, छोड़ दीजिए। यानी 8 3 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और हमने गॉस के नियम को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करते हुए, उसको प्रूफ करते हुए कुछ एग्जांपल लिए बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों क्या? गॉस के नियम के अनुप्रयोग। 6 अनुप्रयोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है बच्चों, क्योंकि आपके पेपर में एक अनुप्रयोग अवश्य पूछा जाता है 4 या 5 नंबर में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।